Hello friends, my name is Sonia. I am a HR professional. I have adequate qualification and experience to work in the field of HR. मेरा ये नया चैनल है यूट्यूब में मैंने अभी बनाया है कुछ 2-3 दिन पहले। नाम है इसका सेन गणेशा प्रैक्टिकल HR एंड लॉ। मेरे चैनल बनाने के पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को जो भी नॉलेज है जो मुझे अपनी पढ़ाई के दौरान मैंने लिया है और जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है तो मैं उसको अपने फ्रेंड्स को शेयर करना चाहती हूँ, उन सब दोस्तों को शेयर करना चाहती हूँ, या तो वो HR के फील्ड में काम करते हैं या चाहे नहीं करते। तो जब मेरे चैनल पे रिस्पॉन्सेज आए तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मेरे को कहा सोनिया अब आप थोड़ा हमें ये भी बताइए बहुत शॉर्ट में कि PF के बारे में हमें जानकारी दीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इनिशियल बहुत छोटा वीडियो होगा, क्योंकि मेरी कोशिश है कि एक एम्प्लॉय को और एक व्यक्ति को जो जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहा है तो उसको PF का इन शॉर्ट इतना नॉलेज हो कि जितना वो पोर्शन इस एक्ट का अवेल कर रहा है। तो आज मेरा इनिशियल वेरी फर्स्ट स्टेज है, क्योंकि PF अपने आप में एक इट हैज़ अ वाइड स्कोप। तो मैं जो बताना चाहती हूँ वो इन शॉर्ट बहुत शॉर्ट बताना चाहती हूँ कि एक एम्प्लॉय के लिए सामान्यतः PF के लिए क्या उपयोगिता है और कैसे वो इस बेनिफिट को अवेल कर सकता है। तो आज इस वीडियो में सिर्फ मैं ये बताऊंगी कि PF का अर्थ यानी PF किसको कहते हैं। PF मतलब प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या है? एक सोशल सिक्योरिटी मेजर है और एक एक्ट है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट एंड द स्कीम 1952। और जो इसकी एक्टिविटीज़ है PF की वो गवर्नड होती हैं और मैनेज होती हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। तो इसका मतलब एक सरकारी बॉडी के द्वारा गवर्न एक एक्ट है। तो उस एक्ट के अनुसार जो होता है जिस भी फैक्ट्री या कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में 20 या उससे अधिक लोग काम करते हैं तो वहाँ पर PF की सुविधा उन कर्मचारियों को देते हैं। अब PF क्या है? PF इज ए सोशल सिक्योरिटी मेजर। जैसे सपोज कीजिए बारिश आती है तो बारिश में हम लोग बारिश से बचने के लिए क्या करते हैं, एक छाता लेके बाहर निकलते हैं ताकि हमारे सर के ऊपर एक छतरी रहे, हम पानी में भीगे नहीं। उसी तरह से प्रोविडेंट फंड एक सोशल सिक्योरिटी मेजर है, यानी कि जैसे हमको सैलरी मिली, सैलरी सामान्यतः खर्च हो जाती है ना। अगर मैं सोचूं मैं अपनी सैलरी से 1000 रुपये महीना हर महीने बचाऊं तो कभी कभी वो पॉसिबल नहीं होता, कुछ खर्चे आ जाते हैं। तो PF क्या है? इसमें एडवांस में एक फंड है जिसमें मालिक का भी कंट्रीब्यूशन होता है और एम्प्लॉय का भी डिडक्शन करके और हम उस फंड में एड ऑन करते हैं, यानी कि मैनेजमेंट उस फंड में जमा करती है। तो अब हम जब कंपनी में जाते हैं, एक ऐसी कंपनी जहाँ पर PF की सुविधा कर्मचारियों को मिलती है, तो वहाँ जैसे नई भर्ती होते हैं कुछ एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स आके बोलते हैं मैम हम PF नहीं कटाना चाहते हैं, पता नहीं PF का पैसा कहाँ चला जाएगा, हमको निकालना भी नहीं आता है, आजकल तो मैडम ऑनलाइन सिस्टम और हो गया है, अब मैडम प्लीज़ PF हम नहीं कराना चाहते। लेकिन एम्प्लॉयज़ को सोचना चाहिए PF एक ऐसी सुविधा है जो रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट देती है। PF का प्रोविडेंट फंड का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जब आपका रिटायरमेंट हो, है ना, जब आप कंपनी को छोड़ें तो आपको एक फंड मिले उस एज में जब आपकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है। तो बेसिकली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसके द्वारा जब आप रिटायर होंगे कंटिन्यूस आप इसके मेंबर बने रहेंगे तो आपको एक अच्छा खासा अमाउंट आपके बुढ़ापे के लिए मिलेगा। लेकिन उतनी दूर तक कर्मचारी बहुत कम सोच पाते हैं। वो कहते हैं मैम हम बस किसी तरह से PF मत कटवाइए। नहीं, आप यहाँ पे गलत है। PF एक बहुत ही अच्छी सुविधा है। अब हम आपको बताते हैं PF का मतलब क्या होता है। हम सबसे पहले तो बेस लेके चलते हैं कि PF का मतलब क्या होता है। प्रोविडेंट फंड ये एक स्कीम है, ठीक है, एक स्कीम है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन या एक फैक्ट्री या एक ऑफिस को PF का नंबर अलॉट किया जाता है तो उसको एक मास्टर नंबर अलॉट किया जाता है। जैसे मेरी फैक्ट्री अगर सपोज कीजिए नोएडा में है तो UP/ एक कोड मिलेगा कंपनी को, और उसके आगे अगर मैं 10वें नंबर की एम्प्लॉय हूँ तो मेरा PF अकाउंट 10 होगा। ओके, तो इस तरह से क्या होता है, हम इसके मेंबर बन जाते हैं PF की स्कीम के, जिसमें पहले एक मास्टर कोड होगा यानी एरिया कोड, जैसे UP/ फिर आपकी फैक्ट्री का कोड जो अलॉट किया होगा वो, उसके आगे आपका PF नंबर होगा। ठीक, तो आप मेंबर बन गए।
अब पीएफ क्या होता है? एज ऑन द डे जिस भी कर्मचारी की बेसिक तनख्वाह 15,000 रुपए, बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस। आपने देखा होगा आपकी सैलरी में कुछ क्या होते हैं, कुछ क्लासिफिकेशंस होते हैं, कुछ सैलरी के अलग अलग हेड्स होते हैं हमारी तनख्वाह। आप जब हम पे स्लिप देखते हैं ना, उसमें एक होता है बेसिक प्लस डीए, फिर एचआर है, फिर कन्वीनियंस, फिर अदर्स, और कुछ कुछ कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट हेड्स भी होते हैं, और नॉर्मली डिपेंड करता है, लेकिन बेसिक प्लस डीए जरूर होता है। तो जिसका बेसिक प्लस डीए 15,000 तक होता है अधिकतम, वो कर्मचारी पीएफ की स्कीम के अंतर्गत मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होता है। यानी कि कोई भी कर्मचारी है कंपनी में जिसकी बेसिक प्लस डीए 15,000 तक है, तो वो कर्मचारी पीएफ की स्कीम का मेंबर बनता है। अब देखिए, अब पीएफ में क्या होता है, अब आप कहेंगे मैम मेरा तो बेसिक पीएफ कटेगा, फिर अब देखिए ये पीएफ है। एम्प्लॉय, मान लीजिए एक कर्मचारी जिसकी तनख्वाह, और आपको पता है अगर हम महीने में 20 दिन काम करते हैं तो हमें भी, मान लीजिए मेरी बेसिक जो है वो बेसिक प्लस डीए मिलाकर मेरी 15,000 रुपये है, ठीक है। ये अब मैं अगर 20 दिन काम करूंगी तो मुझे 20 दिन की तनख्वाह मिलेगी, अगर मैं 25 दिन काम करूंगी मुझे 25 दिन की तनख्वाह मिलेगी, है ना। तो अगर मान लीजिए मैंने पूरे महीने काम किया है ना, तो मेरे को 15,000 रुपये मिल गया। मैंने बेसिक कमा लिया है, पूरे महीने काम करके 15,000 रुपये बेसिक प्लस डीए मैंने अर्न कर लिया, ठीक है। ये है एम्प्लॉय डिडक्शन एट द रेट ऑफ फॉर पीएफ। कितना है? 12% उसकी अर्नड बेसिक प्लस डीए का। अब मैंने 15,000 कमाया तो इसका 12% कितना होता है? 1,800 रुपये। तो मेरा जो 1,800 रुपये है वो पूरा का पूरा किस हेड में जाता है? प्रोविडेंट फंड के हेड में। अब इसके साथ साथ एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन होता है पीएफ के हेड में। वो क्या होता है? एम्प्लॉयर का 3.67% पीएफ में जाता है। हम सिर्फ रेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम एम्प्लॉय ओरिएंटेड बात कर रहे हैं, हम एक कर्मचारी के संबंधित जानकारी देने के लिए बात कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी जो है वो 12% हुआ, ठीक है। उसमें 3.67% जाता है किसमें? पीएफ में। अब 15,000 का 3.67 कितना हुआ? 550 रुपया। यानी कि पीएफ में एक महीने में कितना पैसा उस कर्मचारी के हेड में जमा हुआ है? 2350 रुपया, यानी 2,350 रुपया उसके पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट होगा। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयर का 8.33%। 8.33% जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो जाता है पेंशन फंड में, ठीक है। तो वो कितना हो गया 15,000 का? 1,250 रुपये। 1,250 रुपये जाएगा पेंशन फंड में। 8.33%। पेंशन आपको पता ही है, पेंशन कब मिलती है? जब रिटायरमेंट हो जाती है हमारी, है ना। या पेंशन मिलती है जब किसी कर्मचारी की 58 साल की उम्र हो जाती है और उसका कम से कम 10 साल का जो है वो कॉन्टिन्यूस कंट्रीब्यूशन इस साइड में होता है, तो वो पेंशन के लिए एलिजिबल होता है, ठीक। रेस्ट ईडीएलआई, एम्प्लॉय डिपॉजिटेड लिंक स्कीम, उसमें 0.5% डिपॉजिट होता है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, जो कि डेथ बेनिफिट होते हैं। अगर किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को इस अकाउंट में से जो है वो बेनिफिट दिए जाते हैं। अब आपकी समझ में आया ना पीएफ का मतलब क्या होता है? पीएफ एक ऐसा स्कीम है जिसमें एक फंड है, फंड में जिस भी एज ऑन द डे जो भी कर्मचारी जिसकी बेसिक प्लस डीए 15,000 रुपये तक है, वो पीएफ का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल है, और उसकी तनख्वाह का 12% अर्नड बेसिक, जितनी एक महीने में वो कमा रहा है, माना उसने पूरे महीने काम किया, 15,000 रुपये बेसिक कमाई, बेसिक प्लस डीए, तो उसका 12% पूरा जाता है पीएफ अकाउंट में, यानी 1,800 रुपये पीएफ में गया। और इसके साथ साथ इसमें मालिक का भी, एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन होता है, जिसमें से 3.67% जाता है पीएफ में और 8.33% जाता है पेंशन स्कीम में, और एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक स्कीम में 0.5% जाता है, जिससे किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसका जो नॉमिनी होता है उसको डेथ बेनिफिट मिलता है। इन शॉर्ट आपने देखा। आप इस बात को प्लीज, जो भी कर्मचारी या जो भी काम करने वाले लोग, इनको लगता है हमें पीएफ का मेंबर नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये एक सोशल सिक्योरिटी मेजर है, जो कि एक एक्ट है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट एंड द स्कीम 1952, और इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं पीएफ की
वो मैनेज की जाती हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। ये एक विश्वसनीय हेड है जिसमें आपका तनख्वाह से ऑटोमेटिकली पैसा कट के पीएफ अकाउंट में जमा होता है। तो इस तरह से आपने देख लिया इन शॉर्ट पीएफ का मतलब क्या होता है। कर्मचारी को जब सैलरी स्लिप मिलती है तो वो उसमें देख सकता है कि भैया इस दिन मैंने 20 दिन काम किया है, इतना मैंने बेसिक प्लस डीए अर्न किया है और इतना मेरा पीएफ 12% कटा है, ठीक है, और ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, इतना मेरा डिपॉजिट हुआ है, ठीक, राइट। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे इस वीडियो के द्वारा, इस चैनल के द्वारा मिली होगी और ये शायद भविष्य में आपके काम आए। अगर आपको मेरी ये एफर्ट्स, मेरी ये मेहनत थोड़ी अच्छी लगती है, मेरे प्रयास कि मैं एक प्रैक्टिकल एचआर का नॉलेज जो मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द लोगों के काम आ सकता है, मैं उसको शेयर कर रही हूँ, तो आई होप कि आप मेरे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज आपको पसंद आता है तो आप प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।